नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। एकनाथ शिंदे जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से किसी न किसी समस्या से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। पहले उनके सामने सवाल खड़ा हुआ अपनी पार्टी को असली पार्टी के तौर पर मान्यता दिलाने का, क्योंकि जब उन्होंने शिवसेना से बगावत की, तो शिवसेना दो धड़ों में बंट गई। एक धड़ा उनके साथ आया, जिसने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, और दूसरा धड़ा उद्धव ठाकरे के प्रति वफादार रहा। तो मामला चुनाव आयोग के पास गया और फिर चुनाव आयोग में कई महीनों तक लड़ाई चली और आखिरकार वो लड़ाई एकनाथ शिंदे जीत गए और चुनाव आयोग ने उनकी शिवसेना को ही, उनके गुट को ही असली शिवसेना माना। और जो शिवसेना का पुराना चुनाव चिन्ह था, धनुष बाण, वो भी एकनाथ शिंदे को ही मिला, आधिकारिक नाम भी और चुनाव चिन्ह भी। तो ये लड़ाई तो उन्होंने जीत ली, लेकिन फिर इसके बाद दूसरा बड़ा उनके मुद्दा उनके सामने उपस्थित हुआ, वो था डिस्क्वालिफिकेशन का। क्योंकि जब उन्होंने बगावत की, उसके बाद ठाकरे गुट ने विधानसभा स्पीकर के पास शिकायत की कि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है और दल बदल कानून के तहत इन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। लेकिन स्पीकर की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था। लगातार सुनवाई पर सुनवाई हो रही थी, तारीख पर तारीख पड़ रही थी। आखिर में उद्धव गुट गया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में अब 31 दिसंबर तक की तारीख तय हुई है। तब तक अपना फैसला सुनाना है स्पीकर को और ये ऐलान करना है कि एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर रहे हैं या नहीं। तो उसको लेकर भी कानूनी लड़ाई चल रही थी। अभी स्पीकर के सामने भी सुनवाई हो रही है। अभी सुनवाई 21 नवंबर को है। और इस बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो जो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आई है, वो है मराठा आरक्षण की। मनोज जरंगे पाटिल नाम के आंदोलनकारी ने अनशन करना शुरू कर दिया। फिर जैसे तैसे उनका अनशन खत्म करवाया गया और उनसे मियाद मांगी गई। तो 24 दिसंबर तक की तारीख दी है कि सरकार शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का ऐलान करे। तो फिलहाल के लिए जो मराठा आंदोलन का मुद्दा था, वो तो शांत हो गया। जो जगह जगह हिंसा हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे, वो तो रुक गए हैं। लेकिन इसी आरक्षण की वजह से अब एक दूसरी समस्या एकनाथ शिंदे के सामने खड़ी हो गई, और वो ये कि जो सरकार के घटक दल हैं या खुद सरकार में शामिल जो मंत्री हैं, वो खुद ही सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं, सरकार की निंदा कर रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। तो पहले नाम आया था छगन भुजबल का। छगन भुजबल ओबीसी के नेता हैं और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिस तरह से सरकार मराठा आंदोलनकारियों के प्रति नरमी बरतती दिखती आई, जो नरम रवैया अपनाया, वो गलत था। इस तरह से सरकार को घुटने नहीं टेकने चाहिए थे कि सरकार के मंत्री और एक प्रतिनिधिमंडल जाता है और मनोज जरंगे पाटिल के सामने सर सर करके उनको मनाने की कोशिश करता है। ये गलत संदेश देता है। दूसरा कि जो हिंसा हुई, तो उसको लेकर भी भुजबल ने आपत्ति जताई और कहा कि जिस तरह से ओबीसी समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, उनके रेस्टोरेंट्स को, उनके होटल्स को, उनकी दुकानों को, वो गलत था। और पुलिस को सख्ती बरतने का आदेश शुरुआत में नहीं दिए गए, तो ऐसा करके गलत किया और इससे पुलिस के मनोबल पर भी असर पड़ेगा। जब भुजबल का यह बयान आया, तो फिर कैबिनेट के ही एक दूसरे मंत्री शंभूराजे देसाई, वो उन पर बरस पड़े और कहा कि भुजबल को इस तरह के बयान देने की आदत है पब्लिसिटी की खातिर और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि भुजबल ने साथ में ये भी कहा था कि सरकार की साजिश है कि ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जाए। भुजबल एक ओबीसी के नेता हैं और उन पर दबाव पड़ रहा था कि जब से सरकार ने यह ऐलान किया कि मराठाओं को आरक्षण ओबीसी के कोटे में दिया जाएगा, तब से उन पर दबाव पड़ रहा था कि वे इसका विरोध करें। क्योंकि ओबीसी समुदाय को ऐसा लगता है कि अगर मराठाओं को ओबीसी में आरक्षण मिलता है, तो फिर उनके हिस्से में कटौती हो जाएगी, अगर इतने बड़े पैमाने पर मराठाओं को इंडक्ट कर लिया जाता है ओबीसी के कोटे में। तो भुजबल का अपना जनाधार रहा है ओबीसी के बीच और वो इससे कमजोर नहीं होना देना चाहते। तो ऐसे में उन्होंने अपने ही सरकार को आड़े हाथों ले लिया और उसके बाद पलटवार किया शिवसेना से जो मंत्री बने हैं शंभूराजे देसाई। तो ये झगड़ा चल ही रहा था कि इस बीच पंकजा मुंडे का बयान आ गया
पंकजा मुंडे बीड़ इलाके से आती हैं और बीड़ में ही सबसे ज्यादा हिंसा हुई। जो 2 विधायकों के घर जलाने की कोशिश हुई, वो बीड़ में हुई। कई ठिकानों पर आगजनी हुई, बसों पर पथराव हुआ, रास्ता रोको हुआ, बीड़ में कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो ये पंकजा मुंडे के ही इलाके का था और भुजबल की तरह ही पंकजा मुंडे भी ओबीसी समुदाय की एक बड़ी नेता हैं। उनके ऊपर भी दबाव था कि उन्हीं की पार्टी की सरकार है, तो वो सरकार पर दबाव डालें कि मराठाओं को आरक्षण ओबीसी के कोटे से ना दिया जाए। उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि हमें मराठाओं को आरक्षण देने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ओबीसी कोटे से उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो उस बयान के बाद में अब कल के दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए वे और ज्यादा आक्रामक नजर आई और उन्होंने ये कहा कि अगर हम भी सड़क पर उतरकर अपनी ताकत दिखा सकते हैं, तो एक तरह से उन्होंने चेतावनी दी कि जिस तरह से अटैक किया गया ओबीसी के लोगों पर और मराठा आंदोलनकारियों ने जिस तरह का दबाव डाला, तो इनका कहना था कि हम भी वैसा ही कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा हुई वो एक इंटेलिजेंस फेलियर थी और इसकी जांच के लिए एक एसआईटी गठित की जानी चाहिए। उनका कहना था कि 2 समुदायों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश हो रही थी इस आंदोलन के जरिए और युवाओं को हिंसा के लिए नहीं उकसाया जाना चाहिए। तो पंकजा मुंडे के ये तीखे बोल हैं अपनी ही पार्टी के सरकार के खिलाफ। इससे पहले भी कई बार अलग अलग मुद्दों पर पंकजा मुंडे अपनी नाराजगी जता चुकी हैं। 2019 में वो चुनाव हार गई, उसके पहले वो विधायक चुनी गई थी बीड़ जिले की परली विधानसभा सीट से और इसके पीछे उन्होंने पार्टी को ही और विशेषकर देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया था अपनी हार के पीछे और उन्हें हराया था खुद उन्हीं के चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने, जो एनसीपी के टिकट से खड़े हुए थे और अब एनसीपी में जब बगावत हुई तो अजीत पवार के गुट के साथ में है। इसके बाद पंकजा मुंडे को महाराष्ट्र की राजनीति से हटाकर केंद्रीय राजनीति में भेज दिया गया, वहां पर उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। उससे भी पंकजा मुंडे नाखुश नजर आई और बीच में तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का नाम भी हटा दिया था। तो बीच बीच में पंकजा मुंडे की ओर से कुछ ऐसा किया जाता है जो कि सनसनी फैला देता है और इस चर्चा को गर्म कर देता है कि कहीं वो पार्टी तो नहीं छोड़ रही हैं, कहीं वो बीजेपी से बगावत तो नहीं कर रही हैं। तो उनके इस ताजा तेवर के बाद फिर से एक बार सवाल खड़ा हो गया है कि पंकजा मुंडे आगे क्या करने वाली हैं। हालांकि दशहरे तक इस तरह की खबर आ रही थी कि हो सकता है दशहरा रैली के दिनों कोई बड़ा ऐलान कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर साल वो भी दशहरे पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हैं, तो उस वक्त ये आशंका बनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ बनी रहेंगी और पार्टी छोड़ने का उनका इरादा नहीं है। अब जो ओबीसी समुदाय है, मराठा आंदोलन के बाद अब ओबीसी समुदाय भी आक्रामक हो गया है और ओबीसी समुदाय की ओर से दिवाली के बाद 3 से 4 अलग अलग मोर्चे जो है वो निकाले जाएंगे और ओबीसी समुदाय इस बात को लेकर प्रदर्शन करेगा कि जो मराठाओं को आरक्षण दिया जा रहा है वो उनके कोटे से नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ भी हलचल आगे होगी महाराष्ट्र की राजनीति में, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई नया एक्सप्लेनर, नया वीडियो, नई खबर इस चैनल पर आती है तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।